काव्य हेतु, प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास और समाधि। भारतीय काव्यशास्त्र में तीन प्रकार के काव्य हेतु माने गए हैं: एक प्रतिभा, दो व्युत्पत्ति और तीन अभ्यास। आचार्यों द्वारा काव्य हेतुओं के विषय में काव्यशास्त्र में पर्याप्त विचार विमर्श किया गया है। काव्यशास्त्रियों के काव्य हेतु अपनी स्वतंत्र सत्ता रखते हैं। न्याय दर्शन का हेतु भी इनसे अंशतः मिलता जुलता है। दर्शन शास्त्र में इसे कारण कहा जाता है। हेतु अर्थात वे साधन जो काव्य रचना में कवि के सहायक होते हैं। कुछ आचार्य प्रतिभा को काव्यत्व का बीज मानते हैं और उसे ही हेतु स्वीकार करते हैं। हेतु या कारण दो प्रकार के होते हैं: एक उपादान, दो निमित्त। अग्निपुराण में लोक व्यवहार तथा वेद के ज्ञान को काव्य प्रतिभा की योनि कहा गया है तथा सिद्ध किए गए मंत्र के प्रभाव से जो काव्य निर्मित होता है उसे अयोनिज कहा गया है। इससे काव्य के तीन हेतुओं का पता चलता है: एक काव्य प्रतिभा, दो वेद ज्ञान और तीन लोक व्यवहार। भामह भी प्रतिभा को मूल हेतु मानते हुए लिखते हैं: गुरुपदेशावधितु शास्व काव्यम तु जायते जातु कस्यचित् प्रतिभावतः। काव्यालंकार अर्थात गुरु के उपदेश से शास्त्र का अध्ययन तो जड़बुद्धि भी कर सकता है, परंतु काव्य की रचना प्रतिभावान ही कर सकता है। आचार्य भामह ने प्रतिभा के साथ साथ व्युत्पत्ति, शास्त्र ज्ञान तथा अभ्यास को भी काव्य हेतुओं के रूप में स्वीकार किया है। दंडी नैसर्गिकी च प्रतिभा श्रुत च बहुनिर्मलम आनंदाश्चयाभियोगो अस्याः कारण काव्य संपदा। दंडी तीन हेतुओं की चर्चा करते हैं: एक नैसर्गिक प्रतिभा, दो लोकशास्त्र ज्ञान, तीन आनंद अभियोग। दंडी प्रतिभा की महत्ता को स्वीकार करते हुए भी श्रम और यत्न को पर्याप्त महत्व देते हैं। वामन ने अनेक हेतुओं की चर्चा करते हुए उन्हें तीन वर्गों में विभाजित किया है: एक लोक, दो विद्या, तीन प्रकीर्णन। लोक अर्थात लौकिक व्यवहार के ज्ञान को प्रथम स्थान दिया है। विद्या के अंतर्गत शब्द शास्त्र, कोश, छंद शास्त्र, कला, दंडनीति आदि विद्याएं परिगणित की हैं। प्रकीर्णन के अंतर्गत लक्ष्य, ज्ञान, अभियोग, वृद्ध सेवा, अवेक्षण और अवधान को क्रमशः सम्मिलित किया है। प्रतिभा को तीसरे स्थान पर रखना अन्य आचार्यों को उचित नहीं जान पड़ा। कुंतक प्रतिभा को महत्व देते हैं, लेकिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण कवि स्वभाव को मानते हैं। वे कहते हैं सुकुमार स्वभाव से ही सुकुमार शक्ति उत्पन्न होती है। मम्मट के अनुसार एक शक्ति, दो निपुणता और तीन अभ्यास, ये तीन काव्य हेतु हैं। निपुणता और अभ्यास ये दो नवीन शब्द मम्मट ने प्रयोग किए हैं। शक्तिर्निपुणता लोकशास्त्र काव्याद्यवेक्षणात् काव्यज्ञ शिक्षाभ्यास इति हेतुस्तदुद्भवे। वे कहते हैं कि शक्ति कवित्व बीजरूप अर्थात शक्ति काव्य का बीजरूपी संस्कार है, जिसके अभाव में काव्य की रचना करना असंभव है। राजशेखर प्रतिभा को दो भागों में बांट देते हैं: एक कार्यत्री, दो भावयत्री। कार्यत्री प्रतिभा कवि में और भावयत्री प्रतिभा भावुक के हृदय में निवास करती है। उन्होंने पुनः कार्यत्री प्रतिभा को भी तीन भागों में बांट दिया है: एक सहजा कार्यत्री प्रतिभा, दो आहार्य कार्यत्री प्रतिभा, तीन औपदेशिकी कार्यत्री प्रतिभा। इनकी व्याख्या करते हुए वे कहते हैं सहजा प्रतिभा जन्म जन्मांतरों के संस्कारों का प्रतिफल है। आहार्य वर्तमान जीवन का संस्कार है तथा औपदेशिकी तंत्र, मंत्र, देवता, गुरुजन, स्वजन आदि के उपदेश एवं शिक्षा से उद्बुद्ध होती है। रुद्रट के अनुसार प्रतिभा के दो प्रकार हैं: सहजा और उत्पाद्या। अभिनव गुप्त प्रतिभा के दो रूप मानते हैं: सामान्य प्रतिभा एवं कवि प्रतिभा। अभिनव गुप्त के गुरु भट्टोत ने प्रज्ञा, गुरु भट्टीत ने प्रज्ञा को मूलभूत शक्ति मानकर प्रतिभा को उसका एक रूप बताते हुए उसे नवोन्मेषशालिनी शक्ति कहा है, अर्थात प्रतिभा प्रज्ञा का वह रूप है जो नवीन नवीन रूपों का सृजन तथा उद्घाटन करती है। प्रतिभा रसात्मक रूपों, नए रूपों का निर्माण करती है। इसमें अपूर्व वस्तु निर्माण की क्षमता है। यह शब्दार्थ के सौंदर्य को बढ़ाती है। काव्य सृजन की प्रक्रिया के संबंध में अनेक मत हैं। कोई केवल शारीरिक दृष्टि से, कोई मानसिक और कोई आध्यात्मिक दृष्टि से इसका विश्लेषण करते हैं, परंतु काव्य सृजन की प्रक्रिया एक साथ शारीर मानसात्मिक प्रक्रिया है। इसमें शरीर प्रमुखतया साधन और माध्यम है। प्रमुखतया क्रिया मनस्तत्व की है, जिसमें चेतना आत्मतत्व को स्पर्श और जागृत करती है। आत्मतत्व के संस्पर्शित होने पर आनंदमय उत्कृष्ट काव्य की सृष्टि होती है और उसके उबुध होने पर रहस्यात्मक काव्यधारा प्रवाहित होती है। सामान्यतया लौकिक काव्य मनस्तत्व अनुभूति और कल्पना को प्रेरित करता है।
अनुभूति को प्रमुखतया संस्पर्श करने पर भावात्मक काव्य की तथा कल्पना के क्षेत्र को संस्पर्श करने से कलात्मक काव्य की प्रधानतया सृष्टि होती है। दोनों का सामंजस्य होने पर ही व्यापक प्रभाव वाले काव्य की रचना संभव है, जिसमें कवि का मन एक साथ कल्पना और अनुभूति दोनों ही क्षेत्रों के संस्पर्श का आनंद उठाता है। बुद्धि तत्व सामान्यतया भोज ने लवणवत भोजन में नमक के साथ रहता है, परंतु अधिक होने पर प्रचारवादी या फिर नीति उपदेश प्रधान काव्य की रचना होती है। अनुभूति की धरती पर जब कल्पना विचरण करने लगती है, तब सुंदर भाव कला संपन्न काव्य की सृष्टि होती है।